गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो आप लोग इस बार 2021 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट की, और आप लोगों के तैयारी के लिए ही ये अच्छी से तैयारी हो, इसलिए मैं बायोलॉजी का ये वीडियो सीरीज शुरू किया हूँ। आगे मैं 4 से 5 वीडियो क्लासेस लूँगा, और आपका जो पूरे बायोलॉजी का 5 यूनिट है, तो मेरी कोशिश ये की है कि 5 यूनिट का 5 क्लास में कंप्लीट वीडियो तैयारी कर दिया। ये मास्टर वीडियो है। आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बस अगले आधे घंटा या 45 मिनट का ये वीडियो होगा। बस आपको करना क्या है, हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, याद कराना मेरा काम है। आप सिर्फ मुझे सुनते रहो, क्लियर, और मैं आपको ये याद करा दूंगा। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। पहला यूनिट को कंप्लीट करते हैं, सिर्फ 100% कंसंट्रेशन के साथ हमारी बातों को सुनिए। यू हैव टू कंसंट्रेट 100% एट मी। आई विल प्रॉमिस यू, आई विल रिमेंबर ऑल थिंग्स, व्हाट आर द क्वेश्चंस, फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी मेड, आई विल रिमेंबर यू टू। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लिखा है पहला चैप्टर है क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, जीवों में जनन। बायोलॉजी का पहला चैप्टर ये है ना, जीवों में जनन। तो चलिए जीवों में जनन को शुरू करते हैं कि क्या क्या है इसमें हमको पढ़ना। तो पहले बताइए जनन क्या है। तो जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही समान संतानों की, वो अगर जनन नहीं होगा तो वंश वृद्धि नहीं होगी। वंश वृद्धि के लिए जरूरी है क्या, सजीवों में जनन होना चाहिए। तो जीवों में जनन है। अब जनन की 2 विधियां होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकतर एग्जाम्पल्स यहाँ से पूछा जाता है, विभिन्न प्रकार जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो उसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं परिभाषा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। तो जनन की ऐसी विधि जिसमें एकल जनक, सिंगल पेरेंट भाग लेते हैं। एकल जनक के द्वारा ही जनन कंप्लीट हो जाता है, 2 जनक की जरूरत नहीं होती है। ओके, और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। आपको पता होगा कि जनन के लिए युग्मक का निर्माण होना जरूरी है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, एकल जनक के द्वारा ही जनन हो जाते हैं। ये 5 विधियों के द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है, तो खंडन है, ओके, द्विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन और कायिक प्रवर्धन। बारी बारी से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। खंडन मतलब क्या, जीव जो है, एक जीव शरीर खंडित हो जाता है। 2 तरह से होता है, द्विखंडन है और बहुखंडन है। द्विखंडन के द्वारा जो जनन होता है, इसका एग्जाम्पल याद रख लेना है क्या, अमीबा और पैरामीशियम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ओके, तो अमीबा और पैरामीशियम, या ऐसे भी पूछ देगा, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होती है। याद हो गया, द्विखंडन विधि द्वारा जनन किस में होता है, अमीबा और पैरामीशियम में। उसके बाद है मुकुलन। मुकुलन क्या है कि पौधे के शरीर से क्या होता है कि जैसे हाइड्रा है, ईस्ट है, इसमें से कुछ मुकुल निकल जाते हैं और वो फिर पेरेंट के शरीर से अलग होकर नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो मुकुलन जो है उसके द्वारा जनन होता है। किसमें, हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, साइकस में होता है और स्पंज में होता है। 4 याद रख लो। मुकुलन द्वारा जनन किसमें, हाइड्रा, ईस्ट, साइकस और स्पंज। उसके बाद है पुनर्जनन। ओके, रीजेनरेशन। प्लेनेरिया में रीजेनरेशन द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है, प्लेनेरिया में। और उसके बाद आते हैं हम लोग कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन जो है वो जैसे देखिए आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी, उसमें कंद निकल जाते हैं। तो सभी में कंद, प्रकंद, सबका अलग अलग नाम है। जैसे देखिए हल्दी और अदरक, इसमें जो जनन होता है कायिक प्रवर्धन जो है वह है प्रकंद के द्वारा। ओके, उसके बाद आलू, गन्ना, उसमें प्रबंध निकल जाते हैं। ओके, उसके बाद है बांस। बांस में भी जनन, बांस में कॉपर निकलता है ना, हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं कॉपर, तो वही है बांस में जनन। ऐसे बांस के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बांस अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है। ओके, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी बस यहाँ जान लो कि बांस में जनन किसके द्वारा होता है, बांस में संतानोत्पत्ति, नए बांस का निर्माण किस विधि द्वारा होता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है वह है जलकुंभी। जलकुंभी में भी कायिक प्रवर्धन भी होता है और उसमें जो प्रकार है वह भूअस्तारिका।
क्या? भूअस्तारिका। और जलकुंभी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल किसे कहते हैं? जलकुंभी को कहते हैं। और क्वेश्चन अक्सर बच्चों के दिमाग में घूमते रहता है, क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जलकुंभी में जनन किस विधि द्वारा होता है, और एक दे देता है जल परागन। तो लोग सोचते हैं क्या कि ये जल में रहता है तो जल परागन भी होगा, नहीं, किसके द्वारा होता है? हाँ, वो भी कौन सी विधि, कौन सा उसमें अंग निकलता? भूअस्तारिका। चलिए अब आते हैं, तो अलैंगिक जनन समझ में आ गया। एक बार दोहराइए मेरे साथ। खंडन विधि जो होता है वो होता है शैवाल क्लेमाइडोमोनस में, द्विखंडन अमीबा पैरामीशियम में, मुकुलन हाइड्रा ईस्ट साइकस और स्पंज में, पुनर्जनन प्लेनेरिया कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपगेशन हल्दी अदरक आलू गन्ना बांस जलकुंभी। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग ये लैंगिक जनन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? तो जनन की ऐसी विधि है जिसमें एकल जनक द्वारा भी हो जाता है और दो जनक भी भाग लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। अब कुछ जीव ऐसे हैं, तो अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप लोगों के दिमाग में कि एकल जनक जो है वो जरूरी है अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में भी एक ही एकल जनक ही। तो कुछ जीव ऐसे हैं जिसमें नर और मादा लिंग दोनों जो है वो एक ही जीव में पाया जाता है, यानी द्विलिंगी जीव होते हैं, तो उसमें एकल जनक द्वारा होता है। तो मुख्य बातें याद रखना है कि जनन की ऐसी विधि जिसमें लिंग भाग लेते हैं, क्या होते हैं? लिंग भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन, और जिसमें लिंग भाग नहीं लेते हैं उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो चलिए लैंगिक जनन की जो विधियां हैं, लैंगिक जनन की एक ही विधि है, इसमें निषेचन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। निषेचन सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। ओके, और निषेचन इसकी मुख्य घटना है। निषेचन के द्वारा ही इसमें संतान की उत्पत्ति होती है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी 2 मार्क्स में भी और कभी कभी 1 मार्क में भी। तो निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ओके, और निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होगा तो वह होगा आंतरिक निषेचन। इसका जो एग्जाम्पल है मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला। ओके, और गाय भैंस बकरी जितना भी अधिकांश जीव आप लोग देख रहे हैं। और है बाह्य निषेचन, वैसे जीव या निषेचन की वैसी विधि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन है वो जीव शरीर के बाहर होता है, बाहरी किसी वातावरण में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन। इसका जो एग्जाम्पल है वह मछली, मेढक, ओके, ये सभी जो है वो बाह्य निषेचन की एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल मनुष्य, पक्षी, बंदर, ये सब हो जाएंगे, और बाह्य निषेचन मछली, मेढक। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कि जनन जो होती है, तो लैंगिक जनन वाले जीवों में जनन चक्र होता है 2 तरह का, एक होता है मध चक्र और एक होता है ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र। ओके, ओएस्ट्रस साइकिल मध चक्र और मेंस्ट्रुअल साइकिल मासिक स्राव चक्र। तो किन किन जीवों में होता है मध चक्र? तो नन प्राइमेट जीव जो भी है उसमें होता है मध चक्र, जैसे गाय, भैंस, बकरी, चूहा, हिरण, भेड़, कुत्ता इत्यादि। इस सब में क्या होता है? मध चक्र। और ऋतु चक्र यानी मासिक चक्र जो होता है वह होता है 3 जीव को ही बस याद रखना है, मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला। इन तीनों में ये सभी प्राइमेट जीव हैं और इसमें होता है ऋतुस्राव चक्र। चलिए अब कुछ देर पहले मैंने बांस पे चर्चा किया था, बातें उसी पे। अब कुछ पादपों में जो जनन की जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। पादपों में क्या होता है? कुछ जीव अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है। कुछ जीव अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। क्या कहते हैं? जब कोई पादप पूरे जीवन काल में एक ही बार फूल लगता है उस पर, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे इसका एग्जाम्पल है बांस, अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार उसमें फूल लगता है। एक और विशेष पौधा है नीला कुरेंजी, याद रखना है नाम, क्या? जिसमें 12 वर्ष पे फूल लगता है। कितने? 12 वर्ष पे। अंतिम बार 2006 में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इस साइड के जो राज्य हैं वहाँ पे जो उस पर फूल लगा था, और फूल जो हुआ और जब वो फूल झड़ के गिरा तो पूरा सड़क वगैरह सब भर गया था। ओके, अब
एक जो कुछ चीजें हैं वो बता दे रहा हूं कि लैंगिकता के आधार पे भी जो जीव दो तरह के होते हैं, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। क्या? एक लिंगी और द्विलिंगी, लैंगिकता के आधार पे। तो एक लिंगी क्या है और द्विलिंगी क्या है? जब एक ही जीव के शरीर में दोनों लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मौजूद रहता है तो उसे कहते हैं एक लिंगी। एक ही जीव शरीर में अगर दोनों लिंग मौजूद रहे तो उसे कहते हैं एक लिंगी। एक मिनट, नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं। एक ही जीव शरीर में जब दोनों लिंग मौजूद रहे तो द्विलिंगी। जैसे जोंक, अर्थवर्म, केचुआ, फ्यूनेरिया, स्पंज, ये सभी कुछ जंतु हैं जिसमें एक ही जीव में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। और अगर पादप की बात करें तो मक्का, गुलहर, नारियल, ये सभी क्या है जिसमें ये द्विलिंगी होते हैं। और एक लिंगी की अगर बात करें तो जिसमें एक जीव शरीर में केवल एक ही लिंग मौजूद रहेंगे, नर शरीर में नर जीव, नर लिंग, और मादा शरीर में मादा लिंग। इसका जो एग्जाम्पल है वह खजूर, तार, पपीता, शहतूत, भांग। इन जीवों में ये सभी जो पादप हैं उस वो होते हैं एक लिंगी। और अगर जीव जंतुओं की बात करें तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी। अब आते हैं अनिषेक जनन। क्या? अनिषेक जनन। जब जीव की उत्पत्ति बिना निषेचन की हो जाती है, नए संतान का जन्म हो जाता है, बिना निषेचन के ही नए संतान का जन्म हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अनिषेक जनन। इसका एग्जाम्पल है मधुमक्खी, रोटिफर्स एक पक्षी है, और कुछ छिपकली। मधुमक्खी, रोटिफर्स, छिपकली, इसमें क्या होता है? बिना जनन के, बिना निषेचन के ही जनन हो जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं कि युग्मकों पे। हमारे शरीर में बहुत सारे जीव जंतु हैं, उस शरीर में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होना जरूरी है लैंगिक जनन के लिए। ओके, तो युग्मक जो है हमेशा अगुणित होता है। प्रत्येक जीव में युग्मक जो है वह कैसी संरचना होती है? अगुणित होती है, एन। इसे एन से हम लोग व्यक्त करते हैं, और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो याद रख लेना है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या, कि केवल युग्मक, वो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, सभी युग्मक हो अगुणित होगा, और बाकी जितनी भी संरचना है वो सभी द्विगुणित होगा। तो कुछ अगुणित और द्विगुणित का लिस्ट बता दे रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। अगुणित संरचनाएं कौन कौन सी है? तो युग्मक में शुक्राणु, अंडाणु, ओके, परागकण और बीजांड, बस ये चार चीज। अंडाणु, शुक्राणु, परागकण और बीजांड, ये चार चीज मात्र है अगुणित। और बाकी इसके अलावा जो भी संरचना होगी द्विगुणित होगी। जैसे अंडाशय, परागकोश, युग्मनज, बीजांडकाय, ये सभी क्या होंगे? हाँ, चलिए अब आते हैं पादपों में कुछ और विशिष्ट बातें, उसको जानते हैं। एक है सिनकार्पस एंड एपोकार्पस, युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। आप लोग पढ़े होंगे पौधे में जो जनन के मुख्य भाग है वो पुष्प है। पौधे में जनन का मुख्य भाग कौन है? हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है पौधे का जननांग कौन है? तो पौधे का जननांग कौन है? पुष्प पौधे का जननांग है। और इस आधार पे पुष्प भी एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं। ओके, पुष्प का जो नर जनन भाग है वह है पुंकेसर, और मादा जनन भाग है वह है स्त्रीकेसर। पुंकेसर को हम लोग पुमंग कहते हैं, एंड्रोसियम, और मादा भाग को यानी स्त्रीकेसर को कहते हैं जयांग, यानी गाइनोसियम। ओके, और उसी के आधार पे है युक्तांडपी और वियुक्तांडपी। ओके, जब किसी फूल में जयांग और पुमंग दोनों एक साथ जुड़े हुए रहते हैं तो उसे कहते हैं युक्तांडपी, जैसे गुलहर, सरसों। और वियुक्तांडपी जब स्त्रीकेसर और पुंकेसर यानी जयांग और पुमंग दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पृथक होते हैं, तो उसे कहते हैं वियुक्तांडपी, जैसे चंपा, मैग्नोलिया इत्यादि। पादपों की एक और महत्वपूर्ण संरचना है, उसके बारे में हम जानते हैं, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ओके, तो क्या है? भ्रूणपोष का निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन विधि द्वारा होता है। भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? दोहरी निषेचन के द्वारा होता है। भ्रूणपोष की अगर हम संरचना की बात करें तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, भ्रूणपोष में 7 कोशिका पाया जाता है। भ्रूणपोष की संरचना कैसी होती है? 7 न्यूक्लिएटेड, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। याद रखना है, भ्रूणपोष की संरचना में 7 कोशिका पाई जाती है और केंद्रक कितना पाया जाता है? 8 केंद्रक पाया जाता है। और अगर इसे ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के आधार पर पूछे तो यह ट्रिप्लॉइड संरचना होती है। ओके, त्रिगुणित संरचना होती है। ओके,
चलिए अब हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन परागन द्वारा होता है। परागन जरूरी है क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर ये उसके जनन भाग हैं। स्त्री केसर में बीजांड का निर्माण होता है और पुंकेसर में परागकण का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मक है और बीजांड मादा युग्मक है। समझ में आ गई बात। पादपों के नर युग्मक को क्या कहा जाता है? पादपों के नर युग्मक को परागकण और पादपों के मादा युग्मक को बीजांड। अगर हम एक स्त्री केसर की संरचना के बारे में देखें तो स्त्री केसर की 3 संरचना होती है। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, मिडिल वाला वर्तिका और नीचे वाला फुला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। तो ऊपर वाले भाग पे वर्तिकाग्र पे परागकण स्थानांतरित होता है। तो चलिए इसी को जानते हैं परागन, पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? ओके, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब क्या? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागन। और ये पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागन क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो स्वपरागन और परपरागन किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब एक ही पुष्प के पुंकेसर से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो इसे कहते हैं स्वपरागन। स्वपरागन के लिए कुछ विशेषताएं हैं। स्वपरागन पुष्प की क्या विशेषता है? तो 2 मुख्य विशेषताएं। एक है कि यह फूल जो वो क्लोज रहता है, इसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी। जो फूल खुलता नहीं है, हमेशा क्लोज रहता है, उसे क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। अनुन्मीलिय परागन, यह इसका जो एग्जाम्पल ये होता है वायला में होता है, मूंगफली में होता है और फेंजी में होता है। क्लिस्टोगेमी किस में होता है? वायला, मूंगफली, फेंजी, ये इसकी विशेषता है। और दूसरा क्या है कि भिन्न काल पक्वता, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर जो है वो अलग अलग समय में पकते हैं, मेच्योर होते हैं। तो जब एक समय में स्त्री केसर होगा और एक समय में पुंकेसर होगा तो उसमें तो जाकर के तो स्वपरागन क्या होगा? होगा नहीं, उसमें तब जाकर क्या होगा? परपरागन होगा। तो इसीलिए स्वपरागन के लिए जरूरी है समकाल पक्वता और परपरागन के लिए जरूरी है भिन्न काल पक्वता। तो चलिए, तो स्वपरागन को जान लिया, हम लोग जानते हैं परपरागन। जब एक पुष्प के स्त्री केसर पर क्या जो वर्तिकाग्र है उस पर किसी दूसरे पुष्प का परागन स्थानांतरित होता है तो उसे कहते हैं हम लोग परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत सारे एजेंट होते हैं। एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। परागन जो है पॉलिनेशन वो विभिन्न प्रकार के जीवों या हवा या अन्य चीज़ों के द्वारा होता है। तो चलिए उसको हम लोग जानते हैं। तो किन किन एजेंट्स के द्वारा परागन होती है? तो होता है कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा के द्वारा, वायु के द्वारा और जल के द्वारा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार ध्यान से सुन लेना है। जब कीट के द्वारा, कीड़ा मकोड़ा के द्वारा परागन होता है तो उसे कहते हैं एंटोमोफिली। कीड़ा के द्वारा परागन को कीट परागन कहते हैं। पक्षी के द्वारा परागन को कहते हैं ओरिंथोफिली, पक्षी के द्वारा परागन। जब चमगादड़ के द्वारा परागन होता है तो उसे कहते हैं कीरोपेट्रोफिली। घोंघा के द्वारा परागन को कहते हैं मलेक्टोफिली। वायु परागन, वायु के द्वारा परागन को वायु परागन और जल परागन, जल के द्वारा परागन को जल परागन। अब देखिए, जल परागन, वायु परागन, कीट परागन सभी की विशेषता है। कीट परागन, पक्षी परागन और चमगादड़ परागन। ओके, मुख्य रूप से कीट और पक्षी परागन की जो विशेषता है, ऐसे पुष्पों में जरूरी होता है किन चीज़ों की? तो पुष्प आकर्षक होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, उसमें सुगंध और मकरंद पाया जाना चाहिए, तब ना सुगंध और मकरंद चूसने के लिए उस पर कीट या पक्षी बैठेंगे और उसके पैरों में लग जाता है, सड़ जाता है परागकण, फिर उड़ करके दूसरे पौधे पे, दूसरे फूल पे बैठता है और उसके द्वारा उसको परागन होता है। कुछ एग्जाम्पल है, याद रखना है। कीट परागन यानी एंटोमोफिली का एग्जाम्पल है साल्विया, कमल, गुलाब, जस्मीन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट टू बी नोटेड। कमल में, कमल का फूल लोटस, लोटस में जनन किस विधि द्वारा होता है या किस एजेंट के द्वारा होता है? आप लोगों का जवाब होगा जल, बिल्कुल गलत है। कमल में परागन कीट परागन होता है। किसके द्वारा होता है? कीट परागन। पक्षी परागन का एग्जाम्पल है यूकलिप्टस, ओके, रेडिकेंस जो हमिंग वर्ग के द्वारा होता है। ओके, उसका अगला एग्जाम्पल, अगला जो है वह चमगादड़।
कदम और श्यामल, कदम का पेड़ है, बचपन में आप लोग सुनेंगे से, यह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, था ना। तो भाई, तो चमगादड़ के द्वारा परागण होता है किसमें? कदम में। उसके बाद है वायु परागण, वायु परागण होता है मक्का, चावल, गेहूं, घास और बहुत सारे हैं। और उसके बाद जल परागण हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वेलिस्नेरिया में किसके द्वारा परागण होता है? हाँ, जल के द्वारा। अब परागण हो गया, परागण के में स्थानांतरित हो गया परागकण, किस पे? परागण में स्थानांतरित हो गया परागकण। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन, पादपों में फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो पादपों में जो फर्टिलाइजेशन है यह डबल फर्टिलाइजेशन होता है, दोहरी निषेचन होती है। मतलब क्या? 2 बार निषेचन होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो भ्रूणपोष होते हैं वह 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होती है। ओके, तो इसका जो बीजांड है इसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती है और पराग नलिका से 2 नर युग्मक पहुंचता है पादप के बीजांड में। ओके, और इसमें एक कोशिका जो है, एक नर युग्मक जा करके उसकी सेंट्रल सेल को निषेचित करता है और दूसरा जो है वह एक सेल को निषेचित करता है। जब एक सेल को जो निषेचित करता है उससे हमारा युग्मनज बनता है और सेंट्रल सेल जिसमें 2 केंद्रक पाया जाता है और उसको जो नर युग्मक निषेचित करता है उसके द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण करता है। तो इस तरह से सेंट्रल सेल की 2 सेल और नर युग्मक का 1 सेल, कुल मिलाकर के 3 सेल हुए। तो नर युग्मक भी अगुणित और सेंट्रल सेल का भी दोनों केंद्रक अगुणित। तो इसीलिए यह भ्रूणपोष की संरचना हो जाती है त्रिगुणित, 3N, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया, 2 बार निषेचन होती है। इस डबल फर्टिलाइजेशन की खोज नवासीन ने किया, आप इसे नवासीन भी पढ़ सकते हैं। ओके, यह खोज 1898 ईस्वी में किया गया। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य है भ्रूण को पोषण देना। थोड़ी देर के लिए समझिए कि हम लोग बीजों को मिट्टी में बो देते हैं और ये भी हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे उसको भोजन बनाते हैं, लेकिन भ्रूण में तो, बीज में तो हरे पत्ते नहीं होते हैं, तो उसमें भोजन कैसे मिलता है? तो वो भ्रूणपोष ही होता है जो उसको भोजन देने का कार्य करता है। तो भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को भोजन देना। और इस तरह से निषेचन होती है पादपों में, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरी निषेचन, जिसके द्वारा पादपों में नए बीज का या नए भ्रूण का निर्माण होता है। और निषेचन से संबंधित कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और वह है पार्थेनोजेनेसिस। ओके, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। याद रखना है, इंपोर्टेंट टॉपिक है पार्थेनोजेनेसिस। क्या है? तो जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, व्हेन फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल है केला, अनानास, संतरा, अंगूर। ओके, ध्यान फिर से रखना है कि बिना निषेचन के फल के निर्माण की विधि को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल क्या है? केला, संतरा, अंगूर, अनानास। उसके बाद है कि निषेचन के पश्चात जो भ्रूण का निर्माण होता है तो जनरली एक ही भ्रूण होता है, लेकिन पादपों में, कुछ पादपों में 1 से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो जब पादपों के फल में या पादपों में 1 से अधिक भ्रूण पाई जाती है तो इस घटना को कहते हैं बहुभ्रूणता, यानी पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे आप लोग देखे होंगे तरबूज, खीरा, गुआवा, इसमें कितने बीज होते हैं? और कुछ देर पहले मैंने बताया कि प्रत्येक जो बीज है वह बीज क्या एक भ्रूण है। तो 1 से अधिक जब भ्रूण पाया जाता है तो उसे कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद है असंग जनन। कुछ देर पहले मैंने पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस, और यह क्या है? असंग जनन। बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना। ओके, बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं असंग जनन, और बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस, और बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं असंग जनन। इसका एग्जाम्पल है, असंग जनन का एग्जाम्पल है सूरजमुखी। ओके, अब उसके बाद है कि निषेचन के पश्चात फल में क्या परिवर्तन होता है या पौधे में क्या परिवर्तन होते हैं। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय जो है वह बन जाता है फल, अंडाशय फल में बदल जाता है। तो फल क्या है? फल
एक परिपक्व अंडाशय है। ओके, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा फल क्या है, एक अंडाशय, एक बीजांड, एक बीज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, एक अंडाशय है, वो भी कैसा, मैच्योर अंडाशय है। ओके, अंडाशय की जो भित्ति होती है वह बन जाता है फल भित्ति, फल का छिलका पेरिकार्प होता है ना, वह बन जाता है, और बीजांड जो है वो बदल जाते हैं बीज में। तो बीज का निर्माण किन चीजों से होता है, बीजांड से। ओके, क्वेश्चन पूछा जाता है बीज है तो एक निषेचित बीजांड, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बीजांड क्या है, एक, हाँ नहीं बीजांड नहीं, बीज एक निषेचित बीजांड है। ओके, और एक और भाग है एरिल। ओके, पुष्प में होता है, और एरिल जो है वो किसी किसी बीज में बदल जाता है और भ्रूण के चारों ओर से कवर कर लेता है, उसे कहते हैं हम लोग बीज चोल, क्या कहते हैं, सीड कोट। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं कुछ और टॉपिक पे, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट, सत्य फल और मिथ्या फल। अभी मैंने बताया फल का विकास होता है अंडाशय से, लेकिन अगर अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से अगर फल का विकास होता है तो उसे कहते हैं हम लोग असत्य फल या फॉल्स फ्रूट। इसे कूट फल भी कहा जाता है, जैसे सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी। सेब का किस भाग को खाते हैं, सेब का पुष्पासन फल के रूप में विकसित होता है, और बीज अंडाशय से नहीं होता है, इसलिए सेब क्या है, या असत्य फल है। तो असत्य फल का क्या क्या एग्जाम्पल है, सेब, काजू, स्ट्रॉबेरी। अभी कुछ देर पहले मैंने सीड कोट की चर्चा किया, तो सीड कोट किसका खाया जाता है, यानी बीज चोल खाया जाता है, जायफल, शरीफा और लीची। लीची, शरीफा और जायफल, जायफल को सीताफल भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं हम लोग मनुष्य में जनन के बारे में। मनुष्य में जनन किस प्रकार होती है, तो मानव में जो जनन है, मानव के जो प्रमुख नर जनन और उनके कार्य उसको देख लेते हैं। मनुष्य का प्राथमिक जो नर जननांग है, नरों का यानी ये मेल में जो प्रमुख नर जननांग है वह है वृषण। एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, क्योंकि वृषण में ही नर युग्मक यानी शुक्राणुओं का, और शुक्राणु कैसी संरचना है, शुक्राणु एक अगुणित संरचना है। ओके, नेक्स्ट है शुक्राशय, यह एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है, इसीलिए शुक्राणु चिपचिपा होता है। दूसरा है शुक्रवाहिनी, यह शुक्रवाहिनी एक नली है जो वृषण से शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा है उसके आगे है पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, यह एक विशेष प्रकार का गंध प्रदान करता है शुक्राणु को। और तीसरा है और लास्ट शिश्न, पेनिस, यह शुक्राणुओं को नर शरीर से मादा शरीर में स्थानांतरण में मदद करता है। ओके, तो वृषण का क्या कार्य है, शुक्राणुओं का निर्माण। शुक्राशय का कार्य चिपचिपा पदार्थ स्रावित करना। शुक्रवाहिनी शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। पुरस्थ ग्रंथि और पुरस्थ ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये गंधयुक्त पदार्थ स्रावित करता है। और पेनिस यानी शिश्न शुक्राणु को स्थानांतरित करता है। अब बात करते हैं मादा जननांग की। तो मादा जननांग इसका जो प्राथमिक अंग है वह अंडाशय, क्योंकि अंडाशय में ही अंडाणुओं का निर्माण होता है। सेकेंड है फैलोपियन ट्यूब, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से याद रखना है। फैलोपियन ट्यूब मादाओं में निषेचन स्थल है। अंडाणु और शुक्राणु का जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। ओके, नेक्स्ट है गर्भाशय, यह भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। और योनि, यह जो है शुक्राणु को प्राप्त करता है, सहवास के दौरान शुक्राणु प्राप्त करने का काम करता है योनि। ओके, अब आगे की जो जानकारी है वो जान लीजिए। शुक्राणु जनन, शुक्राणुओं का जनन, शुक्राणुओं का निर्माण जो है यह वृषण में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। ओके, एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। सर्टोली सेल फाउंड इन टेस्टिस। ओके, तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल, सिर, मध्यखंड और पूंछ। शुक्राणु के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, हेड, मिडिल पीस और टेल। ओके, मध्यखंड जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, हाँ मिडिल पीस में, मध्यखंड में। और हेड के ऊपरी भाग पे एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है, हेड पे पाया जाता है। शुक्राणु जनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन
LH और FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, H फॉर हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों है शुक्राणु जनन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन या उसे उत्साहित करता है जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब हार्मोन की बात आई तो एक बार और याद रखना है कि नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होती है और मादा में एस्ट्रोजन। इसे तो नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? नर लिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन क्या है? मादा लिंग हार्मोन। ओके, अब आते हैं हम लोग मासिक चक्र पे। मासिक चक्र एक विशेष जनन चक्र है जो प्राइमेट जीवों में होता है। इसकी अवधि 28 दिन की होती है और इसके ठीक 14वें दिन, 28 दिन का 14वें दिन यानी ठीक मध्य में एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से विमोचित होता है और फैलोपियन ट्यूब में आता है, जो निषेचन का सबसे उत्तम समय होता है। निषेचन के पश्चात मेरुला और ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है और उसके पश्चात गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में अपरा का निर्माण होता है और अपरा का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना। तो मादा में यानी मनुष्य में भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा करता है। ओके, अब भ्रूण के विकास होने के पश्चात सगर्भता की अवधि मादा में जो होती है वह 9 मंथ की होती है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के पश्चात बच्चे जनन मार्ग से यानी भ्रूण जो है वो जनन मार्ग से बाहर आ जाता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रसव। और प्रसव के पश्चात उस नवजात शिशु के पोषण के लिए मादा के स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावित होती है जिसे कहते हैं दुग्ध स्रवण। प्रथम गाढ़ा पीला दूध, प्रसव के पश्चात जो प्रथम गाढ़ा पीला दूध स्रावित होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। यह शिशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, संजीवनी की तरह कार्य करता है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर जनन स्वास्थ्य पे। जनसंख्या वृद्धि और इसके नियंत्रण की जो उपाय हैं, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण की कुछ उपाय हैं, जैसे है मौखिक विधि, हार्मोनल विधि, यांत्रिक विधि, रोध विधि और शल्य क्रिया विधि। ये 5 विधियां हैं। मौखिक विधि में क्या होता है या उसे हार्मोनल विधि कहते हैं। इसमें हार्मोन की बनी कुछ गोलियां लिया जाता है जैसे माला डी, माला एम। या क्या है? हार्मोन की बनी हुई कुछ गोलियां। ओके, हार्मोनल विधि है। दूसरा है शल्य क्रिया विधि। यह सबसे अच्छा और सबसे व्यवस्थित तरीका है। इसमें शुक्रवाहिनी और फैलोपियन ट्यूब, पुरुषों में शुक्रवाहिनी को और मादाओं में फैलोपियन ट्यूब को कट करके स्टिच कर दिया जाता है। पुरुषों में होने वाले इस प्रक्रिया को शल्य क्रिया द्वारा जो परिवार नियोजन अपनाया जाता है इसे कहते हैं पुरुष नसबंदी या इसे कहते हैं वैसेक्टोमी। पुरुषों में नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी, और महिलाओं में नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद है IUD, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जैसे कॉपर टी। यह रोध विधि है या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जिसका उपयोग किया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। अब अंतिम टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फुल फॉर्म पूछा जाता है। MTP क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई व्यक्ति बांझ है जिसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए अभी जो उन्नत तरीका है, सबसे विकसित तरीका हुआ है टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे हम लोग पात्रे निषेचन भी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? तो प्रयोगशाला में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन कराना, निषेचन करवाना काला, और उसके द्वारा जो भ्रूण विकसित किया जाता है उसे कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी या पात्रे निषेचन। इसके बाद कुछ STD रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग, सिफिलिस, गोनेरिया और HIV। ये 3 है यौन संचारित रोग। ओके, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे यूनिट 1 का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसको अध्ययन करना है। आप लोग बस एग्जाम तक इसको 2 से 3 बार बस हेडफोन लगा करके सुन लेना है और आप एग्जाम देने के लिए जा सकते हैं और यूनिट 1 आपका कंप्लीट है। आगे हम लोग सेकेंड यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।